सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल विश्वधिकारी ऑलवेज एजुकेशनल। कैसे हो सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी थ्योरी का जो नेक्स्ट लेसन है, नेक्स्ट सेशन, उसके ऊपर ही हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी। जो भी प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ये वाला जो है आपका कि ऑड अगेंस्ट इवेंट ई और ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट ई, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एम टू एन रहने से अगर फेवर में है तो नीचे आपका एम प्लस एन होगा, अगर आपका अगेंस्ट में है तब एम जस्ट ऑपोजिट होके आपका एन हो जाएगा और नीचे एम प्लस एन ही रहेगा। ठीक है, उसके बारे में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन हो चुका था। अगर आप अभी भी नहीं देखे हो तो डेफिनेटली देख लेना। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दूंगा, आप उसको देख सकते हो। फिर आपका यहाँ पे है इलास्ट्रेशन, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी एक अगर आपका डाई फेयर डाई आपका थ्रो किया गया है और उसके बाद अगर आपका ऑड नंबर आया है, तो ऑड नंबर किस तरीके से आ सकता है, 3 ऑड नंबर आ सकता है। ठीक है, 1, 3 एंड 5। तो 3/6, क्योंकि टोटल आपका 6 नंबर्स अपियर हो सकता है। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो इसके ऊपर हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। और अगर आपका यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 है, तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या है, 3 है और 6 है। ठीक है, तो ही है, तो 2/6 आपका 1/3 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट व्हेन अ फेयर डाई इज थ्रोन एंड देयर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 नंबर ऑकर्स। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये जो मदर है ये हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है इस इलास्ट्रेशन पे, ध्यान से देखना, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, इसको रख देते हैं, फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है, इफ़ द लेटर ऑफ द वर्ड, ठीक है पहले एक काम करते हैं, पढ़ लेते हैं। इफ़ द लेटर ऑफ द वर्ड मदर आर अरेंज्ड एट रैंडम, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द वावेल्स विल बी नेक्स्ट टू ईच अदर, नेक्स्ट टू each other. The letters of the given word can be mutually arranged in 6 फैक्टोरियल। अब इसको कैसे करेंगे, पहले एक ये सोच लीजिए कि मान लो आपके पास यहाँ पे ऐसा मदर लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे क्या है, ऐसे मदर लिखा हुआ है। अब ये जो मदर लिखा हुआ है, पहले थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा कर देते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आपका मदर लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको करना है इसको अरेंज करना है। जहाँ पे भावेल होगा, भावेल है वो नेक्स्ट टू ईच अदर होगा, नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल आप किस तरीके से अरेंज कर सकते हो। बेसिकली ये ऐसा है कि एक बार तो आप इसको मदर लिख सकते हो। ठीक है, फिर दूसरी बार आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, OTHERM। फिर तीसरी बार आप इसको THERMO। इस तरीके से बेसिकली जो भी लेटर्स है, ठीक है, इस सारे लेटर्स को अगर आप अरेंज करके लिख रहे हो, रीअरेंज कर रहे हो, तो इस तरीके से आपके पास कितना, मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स, इसका मीनिंग नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन कितना नंबर ऑफ वर्ड्स आप बना सकते हो इस लेटर को रीअरेंज करके। तो उसको आपको अगर आपको फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करोगे, देखो ध्यान से। यहाँ पे आपका जो है, ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर आपका मदर है तो यहाँ पे MOTH फिर E और R, मतलब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आपके पास 6 लेटर्स रखने की जगह है आपके पास। अब यहाँ पे अगर आप टोटल नंबर ऑफ केसेस निकालना चाहते हो, मैं उसको ही निकाल रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आप कितना रख सकते हो। ठीक है, अब लास्ट से स्टार्ट कर सकते हो, फर्स्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अब फर्स्ट में अगर आप स्टार्ट करो तो आपके पास 6 लेटर्स है जो आप रख सकते हो फर्स्ट प्लेस पे, मतलब 6 ऑप्शंस है आपके पास, जो लास्ट जो प्लेस है वहाँ पे आप रख सकते हो। अब यहाँ पे मान लो कोई एक लेटर आप रख दिए हो ई, ठीक है, तब आपके पास कितना ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे आपके पास M है, O है, T है, H है, फिर E है और R है, इतना सारा ऑप्शन है। तो टोटल आपके पास 6 ऑप्शन। ठीक है, अब आप जो यहाँ पे सेकंड, मतलब लास्ट से सेकंड जो प्लेस है, यहाँ पे आप कितना रख सकते हो। मान लो आप ई को सिलेक्ट कर लिए हो, तो आपके पास ऑप्शन कितना बचा,
आपके पास ऑप्शन बचा 5, तो यहाँ पे आप 5 रख सकते हो। क्या क्या रख सकते हो? एम रख सकते हो, ओ रख सकते हो, ई रख सकते हो, एच रख सकते हो, ई नहीं रख सकते हो क्योंकि ये ऑलरेडी रख दिया, तो यहाँ पे आर रख सकते हो। तो यहाँ पे आप बेसिकली 5 लेटर्स रख सकते हो। फिर नेक्स्ट जो है, यहाँ पे मान लो आप आर सिलेक्ट कर लिए हो लेट से, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो यहाँ पे आर सिलेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्लेस पे आप कितना रख सकते हो? 4 रख सकते हो, एम रख सकते हो, ओ रख सकते हो, टी रख सकते हो, एच रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप 4 रख सकते हो। अब मान लो यहाँ पे आप एम सिलेक्ट कर लिए हो, तो यहाँ पे कितना रख सकते हो? 3 रख सकते हो, ओ ई एच, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे आप एच सिलेक्ट कर लिए हो, तो यहाँ पे कितना रख सकते हो? 2 रख सकते हो, ओ और टी। तो आप मान लो टी सिलेक्ट कर लिए हो, तो यहाँ पे तो एक ही रख सकते हो जो है ओ। तो बेसिकली ऐसी तरीके से आपका रीअरेंज्ड कुछ मतलब वर्ड बन रहा है जिसका मीनिंग नहीं है ऑब्वियसली, बट आपके पास जो ये ऑप्शंस है इसको आप अच्छी तरीके से एनालाइज कर लिए हो। 6, उसके बाद 5, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2 और फिर उसके बाद 1 रख सकते हो। अब याद रखना यहाँ पे जो भी आप चॉइसेस देख रहे हो ना, मतलब ऑप्शंस, यहाँ पे 1 रख सकते हो, फिर 2, फिर यहाँ पे 3, जो भी आपका चॉइसेस है ये आपको एट अ टाइम करना है। मतलब आपको एक ही टाइम पे 6 ऑप्शन है, एक ही टाइम पे आपका 5 है, एक ही टाइम पे 4 है, एक ही टाइम पे 3 है। मतलब एक लेटर बनाने के लिए आपके पास एट अ टाइम इतना सारा ऑप्शंस है। एक एक टाइम ऑप्शंस 6 ऑप्शन है, उसके बाद नेक्स्ट में 5 ऑप्शन है, उसके बाद नेक्स्ट में 4 ऑप्शन है। इस तरीके से नहीं है, एक ही टाइम पे एक ही वर्ड बनाने के टाइम पे आपका फर्स्ट है आप, या आप लास्ट पे ले सकते हो, उसमें आपका 6 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 4 है। तो बोलने की यही इम्पोर्टेंस है कि यहाँ पे आपको 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करना है, क्योंकि आप एट ए टाइम कर रहे हो। बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आपका जो चॉइसेस है वो है आर एट ए टाइम। जब ही एट ए टाइम रहेगा, मतलब एक ही टाइम पे आपको सारा सिलेक्ट करना है, सारा ऑप्शंस को एनालाइज करना है, तब आपको डेफिनेटली ऑल पॉसिबिलिटीज़ को, ऑल ऑप्शंस को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये बन के रेडी होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जब टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना बन गया? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको ही आप लिख सकते हो 6 फैक्टोरियल। ऑलरेडी आप आई थिंक जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो इसको नोट कर लो कि n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, इस तरीके से चलता रहेगा। फिर 3 इंटू टू इंटू वन। तो आप एन फैक्टोरियल को इस तरीके से लिख सकते हो। एन फैक्टोरियल को इस तरीके से भी लिखा जाता है, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो एन फैक्टोरियल को, ठीक है। इस तरीके से आप इसको डिनोट करते हो, और इस तरीके से आपका बनता है टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस तो बन गया है, ये आप समझ गए हो कि टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है ये आपका बन के रेडी हो गया है, इस पर्टिकुलर केस में 6 फैक्टोरियल। अब आगे चलते हैं। अब अब आगे चलते हैं और आगे जाके देखते हैं कि एक्चुअली इसके बाद बोल बोल क्या रहा है। तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल जो है, यहाँ पे आप देखो ये 6 फैक्टोरियल किस तरीके से आया है, कर्सर को फॉलो करना। 6 फैक्टोरियल यहाँ पे कैसे आ गया है ये आई थिंक आप समझ गए हो। विच आर इक्वली लाइकली सिंस द लेटर्स आर अरेंज्ड एट रैंडम व्हेन द टू वावेल्स नेमली ओ एंड ई। अब यहाँ पे जो मदर है, यहाँ पे जो मदर आपके पास है, ये आपके पास कितना वावेल्स लेके आता है? मदर्स जो, सॉरी वेरी सॉरी, मदर्स जो वर्ड है, मदर जो वर्ड है, सॉरी यहाँ पे गलत वर्ड लिख दिया मैंने, तो THER होगा। ये जो वर्ड है ये आपका कितना वावेल कैरी करता है? इसमें वावेल कितना है? इसमें वावेल है ओ एंड ई। आपको पता है आई थिंक कि यहाँ पे ए, ई, आई, ओ और यू आपका वावेल होता है, और वाई जो होता है वो आपका स्यूडो वावेल होता है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो AEIOU आपका यही वावेल है। अब यहाँ पे आपका 5 वावेल्स में से मदर वर्ड में आपका ए और ई आता है, सॉरी ओ और ई आता है, ठीक है। तो जब आपका ओ और ई वावेल आता है, ठीक है, आपका जब यहाँ पे ओ
और ई वावेल आता है, तो उसमें आपका यहाँ पे वावेल नंबर कितना हो गया 2। तो 2 वावेल्स आपके पास बन रहा है मदर वर्ड पे। ना आई थिंक क्लियर हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे आप बोल रहा है कि विच आर इक्वल, ये तो हो गया। फिर ओ यू जो प्लेस्ड है वो नेक्स्ट टू ईच अदर होना चाहिए। देन वी हैव टू अरेंज द, यू हैव टू कंसिडर ओ एंड ई सिंगल लेटर। ठीक है, आपको उसको सिंगल लेटर लेके चलना है, उसका भी एक प्रोसेस है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। वी मे अरेंज दिस सिंगल एंटिटी containing O and E and the remaining letters among themselves is 5 factorial। कैसे हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखना। अब बेसिकली आपको ये पता चल गया है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना है। आई थिंक आप नोट कर लिए हो। यहाँ पे नोट करने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये आई थिंक आपको बुक में ही है, तो आप उस पर पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ नोट करना है तो यहाँ से कर सकते हो, पॉज करके नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं कि आपका जो टोटल नंबर ऑफ केसेस है, टोटल नंबर ऑफ केसेस, प्रोबेबिलिटी में जो है आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ केसेस आपका कितना बन गया है। टोटल नंबर ऑफ केसेस आपका बन गया है 6 फैक्टोरियल। अब आपको चाहिए क्या आपको अब चाहिए कि आपको फेवरेबल केसेस निकालना है। ठीक है, फेवरेबल केसेस। अब फेवरेबल केसेस आप निकालोगे कैसे? आपको कंडीशन क्या दिया जा रहा है कि वावेल जो होगा वो नेक्स्ट टू ईच अदर होगा। मतलब बेसिकली वावेल एक साथ बैठेगा। कोई भी वर्ड आप लिख रहे हो, 6 प्लेसेस आपके पास है, कोई भी वर्ड आप लिख रहे हो उसमें वावेल एक ही टाइम पे आएगा, एक ही जगह पे। मतलब अगर ओ यहाँ पे आ रहा है, ई भी यहाँ पे आएगा, या अगर ओ यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे ई आएगा। अगर ओ यहाँ पे आ रहा है तो ई यहाँ पे आएगा, या ई यहाँ पे आएगा, कहीं पे भी आ सकता है। बेसिकली एक ही साथ रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से जब बनेगा तब उसको, उसका कितना सारा केसेस बनेगा वो आपको कैसे निकालना है, उसको अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ध्यान से देखना। जब भी आप इस तरीके से देखोगे कि वावेल एक ही साथ लिया जा रहा है, या कोई भी कुछ कॉन्सोनेंट भी एक ही साथ लिया जा सकता है, कोई भी सेंटेंस में कोई भी 2 लेटर या कोई भी नंबर में कोई भी 2 डिजिट अगर एक ही साथ लिया जा रहा है, तो उसमें आप इस प्रोसीड्योर को फॉलो कर सकते हो। क्या है वो प्रोसीड्योर, उसको थोड़ा सा मिटा के आपको बताते हैं। ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको क्या फॉलो करना है, यहाँ पे आपका मदर क्या है, मदर है ये वाला, दिस इज योर मदर। यहाँ पे आपका ओ और ई क्या है, वावेल है। ठीक है, और बाकी जो भी है, एम है, फिर टी है, फिर एच है, फिर आर है। तो आपको ये जो ओ और ई है इसको एक ही साथ लेके चलना है। ठीक है, फिर एम टी एच और आर इसको अलग अलग से लेके चलना है। बेसिकली यहाँ पे आप कोमा देखोगे तो बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा इस तरीके से। तो ये आपका एक लेटर बन गया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से आपका बन गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको वो सेम प्रोसीड्यूर लगाना है जहाँ पे हम 6 प्लेसेस में मतलब सजा रहे थे, जमा रहे थे वर्ड को। यहाँ पे हम 5 प्लेसेस में जमाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ओ ई को एक ही साथ लेके चलना है, वन लेटर लेके चलना है यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको, आपके पास क्या है, 5 लेटर्स है। ये आपको 5 लेटर्स लेके चलना है। तो बेसिकली आपके पास 5 प्लेसेस है, यहाँ पे एक ही साथ ओ ई आएगा तो आपके पास 6 बन जाएगा अल्टीमेटली। तो बेसिकली यहाँ पे कितना प्रोसीड्योर है, यहाँ पे आप 5 रख सकते हो, फिर एक यहाँ पे आ जाएगा लेट से आर, तो यहाँ पे आप 4 रख सकते हो, फिर यहाँ पे आप 3 रख सकते हो, फिर यहाँ पे आप 2 रख सकते हो, फिर यहाँ पे आप 1 रख सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास 5 फैक्टोरियल तरीके से आप इसको सजा सकते हो। ओ ई एक ही साथ और एम टी एच और आर इसको एक ही साथ, इस तरीके से आप सजा सकते हो। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे एक चीज़ आप मिस मत करना कि जो ओ ई है इसको आप ऑर्डर तरीके से अगर आप लिखोगे, लेट से दिस तरीके से ओ ई एम टी एच ई आर ये चीज़, और ई ओ एम टी ई आर, सॉरी ई नहीं एच होगा, एच आर और एच आर,
ये दो अलग अलग वर्ड है ना, दो अलग अलग वर्ड है, दो दे हैव नो मीनिंग्स, बट ठीक है, दो अलग अलग वर्ड है। देखो ओ ई यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे ई ओ आ रहा है, एक ही साथ आएगा ना वावेल में, वावेल जो है दो वो एक ही साथ आएगा, तो दो एक ही साथ आ गया, लेकिन दो अलग अलग है। तो बेसिकली यहाँ पे दो आपको यहाँ पे इंटू टू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो ओ ई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है ओ ई का, ये आपका टू फैक्टोरियल है। बेसिकली टू इंटू वन इक्वल टू टू, तो आपको टू से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो है, तो आपका यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ, सो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो इस केस में बनेगा वो आपका बनेगा टू इंटू फाइव फैक्टोरियल। ठीक है, तो वावेल जब एक ही साथ आएगा मस्ट नेक्स्ट टू ईच अदर, उसके लिए जो फेवरेबल केसेस है वो आपका बन जाएगा कितना, फाइव फैक्टोरियल इंटू टू। ठीक है, कैसे टू आ रहा है ये मैं आपको बता दिया कि टू फैक्टोरियल जो करना है, क्योंकि दो डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे अगर आप रख सकते हो दो तो यहाँ पे एक रख सकते हो, तो यहाँ पे अगर आप ई रख दियो तो यहाँ पे ओ, या यहाँ पे आप ई रख दियो तो यहाँ पे ओ, तो दो केस बन गया, तो दो केस बन गया, इसलिए यहाँ पे दो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, प्लस नहीं मल्टीप्लाई, क्योंकि एक ही साथ एट ए टाइम हो रहा है सारा कुछ, जब भी एट ए टाइम होगा तभी आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास बन के रेडी हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, आई थिंक आप नोट कर रहे हो तो आप नोट कर सकते हो। तो आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस रेडी होके आ गया है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ये आपके रेडी होके आ गया है, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल केसेस ये भी आपका रेडी होके आ गया है। तो आपको जस्ट क्या करना है, आप जानते हो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल पॉसिबल केसेस आपका प्रोबेबिलिटी दिया, मतलब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू देता है। तो ये आई थिंक आप नोट कर लिए हो। चलते हैं नेक्स्ट, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी होगा, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फाइव, पहले तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितना है यहाँ पे, आप आई थिंक देख रहे हो, फाइव फैक्टोरियल इंटू टू, और टोटल नंबर ऑफ केसेस निकल के आया था सिक्स फैक्टोरियल। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, फाइव फैक्टोरियल मतलब आप क्या लिखोगे, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, और यहाँ पे इंटू टू जो है इसको भी लिखना है इंटू टू, फिर यहाँ पे सिक्स फैक्टोरियल पे आप लिखोगे सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। तो यहाँ पे आप देखो कैंसिल आउट होके क्या आ रहा है, तो अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे सिर्फ फाइव फोर थ्री टू वन ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू डिवाइडेड बाई सिक्स मतलब वन बाई थ्री। याद रखना कोई भी प्रोबेबिलिटी वन से छोटा या इक्वल हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। डेफिनेटली यहाँ पे आप इसको भी क्रॉस चेक कर लिए हो विथ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी प्रोबेबिलिटी। तो ये आपका वन बाई थ्री बन के आ गया है। अब देखते हैं आंसर, आंसर में क्या दे रहा है। अब देखो आंसर में क्या दे रहा है, यहाँ पे वन बाई थ्री दे रहा है। तो यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि इस तरीके से कैसे क्वेश्चन क्यों किया जाता है। अगर कोई भी ऐसा अब यहाँ पे ये जो नंबर दिया है, ये जो नंबर दिया है मदर THER, अब ये नंबर अलग से दे सकता है कुछ और, लेट्स से डैडी। अब बोलेगा अब जो सारा डी है एक ही साथ रहेगा, तो आपको डी 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 इस तरीके से लेके फिर आपका ए और वाई को एक साथ लेना है। फिर यहाँ पे कितना बनेगा, थ्री फैक्टोरियल इंटू, अब ये जो तीन को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तीनों ही डी है, इसमें ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, तो यहाँ पे इंटू वन करना पड़ेगा। फिर आपका जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितना बनेगा, फाइव फैक्टोरियल। अब यहाँ पे रिपीट होगा इसलिए आपको थ्री फैक्टोरियल नीचे देना है। दिस इज योर लेट्स से टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस, और यहाँ पे ये क्या है, दिस इज योर फेवरेबल केसेस, दिस इज योर फेवरेबल केसेस। तो क्या करना है, जस्ट आपको थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फाइव फैक्टोरियल बाई फाइव थ्री फैक्टोरियल, ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ
रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी या रिक्वायर्ड मतलब इवेंट, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी निकल के आ गया है। तो इस तरीके से बेसिकली करना है। कोई भी वर्ड देगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है या अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट की जो क्वेश्चन देता है, रीअरेंजमेंट टाइप जो क्वेश्चन है, तो वो आपको इस तरीके से ही सॉल्व करना है। और भी सारा क्वेश्चंस आप कर सकते हो खुद से, ठीक है। जैसे डैडी में बोला, डैडी को करके देखना, जहाँ पे नंबर रिपीट हो रहा है, डी 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 रिपीट हो रहा है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा पीएनसी भी लग रहा है, पीएनसी भी आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि चीज़ें आप कर सको, ठीक है, क्वेश्चन कर सको। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू अनबायस्ड डाइज आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टोटल ऑफ 8 पॉइंट्स, ठीक है, टोटल 8 पॉइंट्स निकालना है, एटलीस्ट एन एस। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये टू अनबायस्ड डाई को थ्रो किया जा रहा है। तो एक काम करो, लिख लेते हैं यहाँ पे, आई थिंक आप नोट कर लिए हो, यहाँ पे कुछ अगर नोट करना है तो पॉज करके नोट कर लो। चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि टू अनबायस्ड डाई आर थ्रोन, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टोटल ऑफ 8 पॉइंट्स। तो टोटल आपको 8 पॉइंट्स लेना है। तो ऑब्टेनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग टोटल, ठीक है, तो टोटल ऑफ 8 पॉइंट्स, ठीक है, आपको फाइंड करना है उसका प्रोबेबिलिटी। ये एक नंबर है। और दूसरा आपका जो है, दूसरा है आपका एटलीस्ट एन एस। तो आपको एटलीस्ट एक एस ले आना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट एन एस, ठीक है। एस मतलब जो नंबर आपका एक एक जो हो रहा है, एक जो आ रहा है, एक को ही बेसिकली आपका एस बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आपका यहाँ पे आंसर हम बात करते हैं आंसर की। यहाँ पे ध्यान से देखना कि दो अनबायस्ड डाई है। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली आपका जो पहली तो आपको फाइंड करना है सैम्पल स्पेस। पहले आपको क्या करना है, सैम्पल स्पेस ड्रॉ करना है। सैम्पल स्पेस उसको आप इस तरीके से ओहम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आपका जो सैम्पल स्पेस बनेगा, इसको ध्यान से देखना। बेसिकली आप एक ही डाई को दो बार थ्रो कर रहे हो, एक ही डाई को अगर आप दो बार थ्रो कर रहे हो तो बेसिकली आपका क्या होगा, इस तरीके से आएगा। या वन मतलब दो बार ही वन आ सकता है, या 1 2 आएगा, या 1 3 आएगा, या 1 4 आएगा, या 1 5 आएगा, या 1 6 आएगा। बेसिकली दो बार आप थ्रो कर रहे हो तो दो वैल्यूज आएगा एक एक एलिमेंट पे। सैम्पल स्पेस का एक एक एलिमेंट पे आपका दो वैल्यूज आएगा, ठीक है। फिर दूसरा केस 2 1 2 2, फिर 2 3, इस तरीके से 2 6, सारा नहीं लिख रहा हूँ। और इस तरीके से चलता रहेगा 3 1 3 2 3 3, और फिर 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3। तो इस तरीके से 6 1, फिर 6 2, फिर 6 3, फिर 6 4, फिर 6 5, फिर 6 6, ठीक है। दिस इज योर सैम्पल स्पेस। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको क्या सैम्पल स्पेस बनाना आता है। अगर आप सैम्पल स्पेस बना लेते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाता है, मतलब आसान हो जाता है, आने वाले जो भी क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा डील करने में आसानी होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग टोटल ऑफ 8 पॉइंट्स, तो बेसिकली टोटल आपका 8 पॉइंट्स होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये जो दो नंबर आ रहा है, दो नंबर आ रहा है यहाँ पे, इस दो नंबर को ऐड करके आपका 4 आता है। अगर ऐसा कुछ अगर आपको इवेंट दिख रहा है तो उसको आपको ले लेना है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे 1 3, यहाँ पे ये एक इवेंट है जो यहाँ पे 1 + 3 4 देता है। तो आपको ऐड होके 4 आना चाहिए। तो आपका ऐड होके 4 ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में आपका क्या हो रहा है, ऐड होके 4 आ रहा है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 1, अगर 1 3 हो गया तो 3 1, तो 1 3 3 1, ठीक है। अब दो बार ही अगर दो गिर जाएगा तो वो भी कंसिडर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका बन गया। आई थिंक और कुछ नहीं बनेगा। देखो 2 + 2 4 होता है ऐड करके,
ये भी 4 होता है, ये भी 4 होता है। अब 2 2 में तो ऑर्डर मेंटेन की ज़रूरत नहीं है। 2 2 एक पहली बार भी 2 है, दूसरी बार भी 2 है, इसमें कोई ऑर्डर मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो दूसरा टर्म्स नहीं आएगा यहाँ पे। फिर 0 तो आ ही नहीं सकता, तो 4 को आप कैसे लिख सकते हो? 0 प्लस 2 सॉरी 0 प्लस 4 4 प्लस 0, ये कोई काम का हमारे पास नहीं है, कोई भी क्योंकि कोई भी अगर आपका डाई है तो वहाँ पे 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 इस तरीके से, तो उसमें 0 का कोई मतलब नहीं है, तो 0 हम नहीं लेंगे। फिर आप 1 प्लस 3 ले सकते हो और 3 प्लस 1 ले सकते हो। फिर आपका 2 प्लस 2 ले सकते हो और 2 प्लस 2 मतलब सेम ही है, और फिर उसके बाद आगे चलता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो फेवरेबल केसेस में आपका नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो आएगा आपका, ये आपका आएगा 3। ठीक है, चलिए चेक करते हैं क्या यहाँ पे 3 आता है। तो यहाँ पे देखना, जो फर्स्ट क्वेश्चन किया गया है यहाँ पे, ये देखो टोटल पॉसिबल केसेस में बात करता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे अच्छा 5 आया है। एक मिनट बात कर लेते हैं यहाँ पे। टोटल कितना आना चाहिए था? टोटल आपका आना चाहिए था, अच्छा सॉरी सॉरी 8 पॉइंट्स आना चाहिए। मैं 8 को 4 मान रहा हूँ, मैं तो बंगाली में 8, यही आपका 4 होता है, तो बेसिकली उसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। ये एक्चुअली इंग्लिश में अगर आप बात करोगे तो ये 8 की बात कर रहे हो, 8 8 होना चाहिए, 4 नहीं। मैं 4 से क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये गलत है, ठीक है, दिस इज़ रॉन्ग। मैं बात करता हूँ आपके साथ। यहाँ पे ध्यान से देखना, 8 बनाना है, तो 8 आप कैसे कैसे बना सकते हो? 4 प्लस 4 बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका 1 प्लस 6 तक आपका जाएगा, तो यहाँ पे 2 प्लस 6 बना सकते हो। फिर 6 प्लस 2 भी बना सकते हो। फिर यहाँ पे 3 प्लस 5 बना सकते हो, 5 प्लस 3 बना सकते हो। तो देखो और क्या कुछ पॉसिबिलिटीज बनेगा। फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 4, फिर उससे कम हो जाएगा 3, तो 3 से आपका रिपीट होगा, तो ये आपका 5 केसेस बनेगा, 5 फेवरेबल केसेस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 5 फेवरेबल केसेस इस तरीके से ऐड करना है, बेसिकली ऐड करना है। 4 प्लस 4 कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। 4 प्लस 4 क्या होता है आपका? 4 प्लस 4 8 होता है। फिर यहाँ पे 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 8 होता है। फिर 6 प्लस 2 8 होता है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे 5 प्लस 3 8 होता है। इस तरीके से आपका 8 ही आ रहा है सारे केसेस में, तो बेसिकली यहाँ पे आपका 5 फेवरेबल केसेस बन गया है, ठीक है। और अब आता है टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल सैम्पल स्पेस में कितना एलिमेंट्स है, बस वही आपको लेना है। सैम्पल स्पेस में टोटल कितना केस बनेगा, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितना है? देखो सैम्पल स्पेस में कितना वैल्यू है, 6 इंटू 6। अब ये कैसे हो गया 36? देखो सैम्पल स्पेस में अगर आप बात करोगे तो 1,1 1,2 इस तरीके से 1,6, यहाँ पे कितना है? दिस इज 6 एलिमेंट्स, दिस 6 एलिमेंट्स। तो पहले अगर एक आ रहा है तो उस केस में उसके साथ ही साथ नेक्स्ट रो में आपका 1 2 3 4 इस तरीके से 6 तक आ सकता है, तो बेसिकली 6 एलिमेंट्स। फिर अगर फर्स्ट थ्रो में आपका 2 आ रहा है, 2 में अगर 2 अगर यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2 1, फिर 2 2 इस तरीके से फिर से 2 6 तक जाएगा, तो यहाँ पे फिर से 6 एलिमेंट्स, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 आएगा तो यहाँ पे फिर से 6 एलिमेंट्स। अब यहाँ पे 1 2 3 करके कितना आ सकता है? 6 तक आ सकता है, तो यहाँ पे भी 6 एलिमेंट्स। तो ये 6 और ये 6 आपका मल्टीप्लाई करने से आता है 36। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितना बन गया है? 36। इस तरीके से आप ले सकते हो। तो इसलिए आपका जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, तो योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? फेवरेबल केस कितना था? 5 था। टोटल पॉसिबिलिटीज कितना था? 36 था। जस्ट आपको उसको एक को दूसरे से डिवाइड करना है, तो प्रोबेबिलिटी कितना बन जाएगा? 5 फेवरेबल केसेस ऊपर ऊपर में आता है और 36 नीचे। दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, 5/36 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पे किया गया है। चलो अब बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट केस है। नेक्स्ट पे बोल रहा है कि एट लीस्ट एक एस आपका होना चाहिए, एटलीस्ट आपका एक एस होना चाहिए। अब एक
एस मतलब क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एस मतलब कोई भी डाई में अगर एक गिर रहा है, एक एक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर आ सकता है, अगर एक आ रहा है तो उसको हम एस बोलते हैं, तो एटलीस्ट एक एस आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, एन एस मतलब नंबर 1 ऑन वन डाई मे बी एसोसिएटेड विथ एनी वन ऑफ द 6 नंबर्स of the other die and each of the remaining 5 numbers on the first die may be associated with the ace on the second die, thus 6 plus 5। अब ये कैसे आ रहा है, ध्यान से देखना। बोल रहा है एक एस जो है, एक एस फर्स्ट डाई में अगर गिर रहा है, ध्यान से देखना, अगर एक एस, अगर इसको आई थिंक आपको नोट नहीं करना है, तो नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो जल्दी से पॉज करके। चलो, अगर आपको एक एस आ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा जगह भी नहीं है, हमें लगेगा भी नहीं, तो अगर आपको ए जो एस आ रहा है ये अगर फर्स्ट डाई पे आ रहा है, दिस इज इफ इट इज ऑकरिंग इन द फर्स्ट डाई, तो आपका एक के साथ क्या क्या आएगा, एक के साथ क्या क्या आएगा, एक के साथ आपका 1 आएगा, 1 नहीं आएगा, 1 आने से तो दो दो एस आ गया ना, तो एक ही एस आना चाहिए। तो एक के साथ क्या क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, 1 6 आएगा। दिस इज योर 5 केसेस जहाँ पे एक ही एस आ रहा है, एटलीस्ट एक एस। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे चीज़ें कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, लेकिन आपको समझना है। एटलीस्ट इस वर्ड का मतलब क्या है, एटलीस्ट 1 एस, इसका मतलब है कि ए 1 एस आ रहा है प्लस 2 एस आ रहा है, मतलब एटलीस्ट बोला है, कम से कम एक आना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा है कि एक ही आएगा, नहीं, एटलीस्ट एक ही एस आना चाहिए। तो एक एस अगर आ रहा है तो एक केस लेके हम चलेंगे, फिर दूसरा केस में हमें क्या करना है, 2 एस लेके चलना है, क्योंकि 2 एस भी चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट बोल रहा है। तो इसलिए ये है आपका 1 एस का केस। अब दूसरा केस में क्या है, 2 एस लेना है, 2 एस। तो 2 एस का पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन सकता है, सैंपल स्पेस पे आपको ढूंढना है, 1,1, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे आगे आ जाएगा 1,2, नहीं, सेकेंड डाई में ना, सेकेंड डाई में, ये गलत है। तो ये है आपका फर्स्ट डाई में गिर, दिस इज योर फर्स्ट डाई, ये आपका फर्स्ट डाई पे आ रहा था। अब जब अगर सेकेंड डाई पे आएगा, अगर सेकेंड डाई पे आएगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा 2,1, 1,1, फिर 1,1 भी आप ले सकते हो, क्योंकि 2 एस आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका 2, 2 2,2 नहीं, 3,1, 3,1, तो 3,1, एक मिनट, 3,1, फिर 4,1, फिर 5,1, फिर 6,1, इस तरीके से आपका 6 केसेस बन रहा है, 6 केसेस। अब यहाँ पे 1,1 क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि 2 एस की केस है, 2 एस गिर सकता है, अगर एक ही एस आएगा तब इस तरीके से आ सकता है, ठीक है, अगर एक ही एस आएगा, या नहीं, एक ही एस पे आप इसको भी ले सकते हो, एक ही एस पे आप इसको भी ले सकते हो। इसको थोड़ा सा इस तरीके से सेग्रीगेट करो कि 1 एस जो है, इस केस में आप इसको भी ले सकते हो और इसको भी ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इसको नहीं ले सकते, ठीक है। ये सारा जो है ये आपका 1 एस का केस है, दिस इज योर 1 एस केस, ठीक है। जहाँ पे आ रहा है 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, ये आपका 1 एस का केस। और 2 एस क्या है, 2 एस आपका है ओनली 1,1, यहाँ पे 2 ही एस आ रहा है, तो इस तरीके से सोचना सबसे अच्छा होगा। दिस इज योर फाइनल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब आपका 2 एस आ रहा है वो एक ही केस है जहाँ पे 1,1 आ रहा है, दिस इज योर ओनली 1 केस जहाँ पे 2 एस आ रहा है। 2 एस हम ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट 1 एस बोला है, अगर एटलीस्ट बोला है तो आप 2 एस को लेके भी चल सकते हो, और साथ ही साथ 1 एस तो लेना ही है। अब 1 एस का जो केस है वो थोड़ा सा ऑर्डर मेंटेन करके आपको चलना है। तो आपका अगर 1 एस में फर्स्ट डाई पे, अगर आपका फर्स्ट डाई पे 1 आ रहा है तो उसका केस क्या क्या है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। और जो सेकेंड डाई है, अगर सेकेंड डाई पे अगर आपका 1 आ रहा है तो उसका क्या क्या केसेस है, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1। तो बेसिकली आपका 5 + 5
5 + 5 10। 10 ऐसा केसेस है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका केस आ रहा है, ठीक है। और जो 2 एस का केस है वो आपका एक ही है, दिस इज वन केस जहाँ पे 2 ही एस आ रहा है, क्योंकि 2 ही टाइम में एक ही गिर रहा है तो एक ही केस बनेगा, तो यहाँ पे आपका एक केस है। टोटल आपका 10 + 1 11 केसेस है। इस तरीके से अगर आप समझोगे तो बढ़िया होगा। वहाँ पे 6 + 5 लिखा हो, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए मैं आपको इस तरीके से समझाया। 1s का केस क्या क्या है? 10 केसेस है। जब फर्स्ट डाई पे गिर रहा है तब 5 केसेस है, जब सेकेंड डाई पे 1 गिर रहा है तब उसका 5 केसेस है, और जो 2 एस का केस है वो एक ही है, तो मतलब 10 + 1 11। तो यहाँ पे जो आपका फेवरेबल केसेस है, तो यहाँ पे मैं एक पेज लेता हूँ, लेके बताता हूँ आपको। तो हेयर फेवरेबल केसेस कितना है? 11। तो दूसरा मैथ्स था, ठीक है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 एस, उसका मैं केस बता रहा हूँ यहाँ पे। तो उसका फेवरेबल केसेस बन गया था 11। और जो आपका टोटल नंबर ऑफ केसेस वो तो 36 ही है। टोटल नंबर ऑफ केसेस वो आपका कितना है? 36। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 11 / 36। दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इस तरीके से आपको डील करना है। मैं कुछ क्वेश्चंस आज कराया ताकि क्लियर हो पाए। देखो प्रोबेबिलिटी में जो है ना, ये आपको क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। प्रोबेबिलिटी में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हो तभी चीज़ें आपका क्लियर होगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के रह जाओगे तो आपका नहीं होगा। थ्योरी इंपॉर्टेंट है, जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजीज अगर आपका क्लियर है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जंप करो, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का, क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का जो हम अभी कर रहे हैं। उसका 2-3 क्वेश्चन आज डिस्कस हुआ, आज और प्रीवियस वीडियो लेकर डिस्कस हुआ था, उसको देखो। फिर एक्सरसाइज को ट्राई करो, एक्सरसाइज का भी सॉल्यूशन लेके आऊँगा बहुत जल्दी, उसको भी आपको कराऊंगा ताकि क्लियर हो पाए। मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपका चीज़ें क्लियर होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, और इस तरीके से सपोर्ट बना के रखिए। जैसे कल ही एक स्टूडेंट मैसेज किया था कि क्लास 11 में वीडियो डालो, तो इसलिए मैं आज ही डाल रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको भी बताना है, आपको भी सपोर्ट करना है, और बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ले आने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाने की मैं कोशिश हमेशा करता हूँ, तो इस तरीके से करता रहूँगा। आप भी सपोर्ट बना के रखना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, और किसी और काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस भी आने वाला है अभी बहुत जल्दी, क्योंकि जेई का एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो यहाँ पे जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस और एडवांस का भी मतलब बातें होता है, काउंसलिंग, मेंटरिंग सब कुछ हम करते हैं। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन और ऑल प्रेस करके रखना, ताकि सारा नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच पाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरीके का इंटरैक्टिंग सेशन रिकॉर्डेड तरीके से भी दिया जा सकता है, ये आपको समझ में आएगा। जितना बढ़िया तरीके से आप समझोगे चीज़ों को, कमेंट करोगे। अगर आपका समझ में नहीं आएगा, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया या आने वाले दिनों में अगर नहीं आता है, तो डेफिनेटली कमेंट करना। तो रिकॉर्डिंग सेशन में भी हम इंटरैक्टिंग लेक्चर ले आते हैं, ठीक है। और आपका जो भी है रिकॉर्डेड सेशन में भी इंटरैक्शन अच्छा होता है। आपको उसका प्रोसेस ध्यान से समझ लेना है, और आपको भी परफॉर्म करना पड़ेगा, फिर होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।